आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारा 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं विश्व और समकालीन भारत। इस चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों ने सभी ने भारत में राष्ट्रवाद का जो आपका उदय हुआ है उसमें हम जितना अभी तक वो आपका पढ़ चुके हैं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन कर लिया होगा। सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देख लिया होगा और आप उनको प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। इसके दौरान जब आप लोगों ने रिवीजन किया है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है तो कृपया आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है, हम चलते हैं सीधा बच्चों अब डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं बागानों में स्वरोजगार। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। कह रहे कि जो मजदूर लोग थे उनके लिए महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो भी आइडियोलॉजी थी, या फिर आप कह सकते हैं उनके लिए स्वराज क्या था, उनके लिए एक अपनी समझ थी, अपने मायने थे। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि वे उन चार दीवारियों से जब जहां चाहे आ जा सकें। अब देखिए, जो असम के अंदर जो आपके चाय बागानों में जो आपके मजदूर थे, उनके लिए क्या मीनिंग था केवल आजादी का? उन्हें कुछ और नहीं चाहिए था, उन्हें केवल एक चीज चाहिए था कि जब अपनी मर्जी से वो बाहर आ सकें, जा सके, उन चार दीवारियों से बाहर निकल सके। उनके लिए यही आजादी थी। समझ रहे हैं? जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। और क्या हुआ था कि उनको उन चार दीवारी में इनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाए। यानी कि वो क्या चाहते थे कि वो अपने गांव के लोगों से मिलने, झुलने, उनसे वार्तालाप हो जाए, संकल्प और आपका संपर्क हो जाए। यही उनके लिए आजादी थी। 1859 के इंग्लैंड इंक्रीमेंट्स एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। देखिए, इसमें साफ बोल दिया गया है कि जो एक नया एक्ट आया था, उस एक्ट में साफ बोला कि जो आपके मजदूर हैं, उन मजदूरों को बागानों से बाहर जाने की आजादी नहीं है। और यह है इज्जत। अब देखिए, अगर कोई मजदूर है और आप उसको आजादी नहीं देंगे कि वो अपने काम के लिए, किसी चीज के लिए वो बाहर जा सके, तो उसमें क्या होगा? उसको आजादी फिर थोड़ी ना है। अब देखिए, यह इजाजत केवल उन्हें विरल ही कभी कभी मिलती थी और कभी ऐसा होता था कि वो लोग बाहर जा पाए। ऐसा ही उनका आजादी, वो जो आपकी परमिशन थी, वो आपका कभी कभी ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्हें बागान छोड़ दिए और अपने घर को चले गए। उन्हें लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब वो हरेक को गांव में जमीन मिलेगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे आपके रास्ते में ही फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई हुई। और देखिए, जिन लोगों ने जो आपका काम कर रहे थे बागवान मजदूर के रूप में, उन्होंने असहयोग आंदोलन का पार्ट तो बने कि हम लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ से निकल भी गए, हजारों लोग बाहर भी चले गए। अब उनको अपने गांव जाना था, दूर निकला था। अब जो आपके ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, जो आने जाने के रास्ते थे, जो मंजिल थे, जो चीजें थी, वो सब बंद थे। ना ही वो समुद्र के रास्ते कहीं जा सकते थे, ना ही वो रेलवे के जरिए। तो जब नहीं जा पाए तो इतनी बड़े लोगों को जो था, सब लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनको मार लगाई और वापस वहीं ले गए। स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया कि जो स्थानीय आंदोलन है उनकी क्या अपेक्षा है, हम उनको किस दृष्टि से देखते हैं, उस पर कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई भी आपके परिभाषित नहीं हुआ। कोई किसी प्रकार की बात उन पर नहीं हुई, कोई किसी प्रकार काम उन पर नहीं चला। उन्हें तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। और क्या कर रहे थे कि लोग स्वराज का अपने अपने हिसाब से, जैसे जो जिसको सही लग रहा था,
उसी के हिसाब से अपना अर्थ निकाल रहे थे। उनके लिए यह एक ऐसा युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारी सारी मुसीबतें हैं, जो सारे कष्ट हैं, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, यहीं समाप्त हो जाएंगे। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक स्तर पर जुड़े थे। कैसे जुड़े थे बच्चों, ध्यान रखना, वो अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक जो सार है, उस सार से जुड़े थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम कर रहे थे या अपने आंदोलनों को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जिनके इलाकों तक सीमित नहीं था। कैसे अंग बनते थे? जो उनके इलाके हैं वो उन आपके इलाकों तक आपका सीमित नहीं थे। देखिए, ये जो आपको घटना दिखाई दे रही है, जो चित्र आपके सामने है, आप इसको देखिएगा एक बार बच्चों। ये चित्र नंबर 5, चोरा चोरी 1922, गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी में बाजार में गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस के हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, अपना असहयोग जो आंदोलन था वो आपका चला रहे थे। और महात्मा गांधी ने, हम लोग पहले पढ़े थे, महात्मा गांधी ने एक चीज कही थी कि जितने भी हमारे आंदोलन चलेंगे, उन सारे आंदोलन के अंतर्गत हिंसा का कोई रोल नहीं होगा। हम अहिंसा तरीकों से अपने आंदोलन को चलाएंगे और उसको ही हम लोग आपका देखेंगे। लेकिन जब चोरा चोरी कांड होता है, देखिए गोरखपुर में जगह है चोरा चोरी कांड, ये लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। अब जो वहां पुलिस चौकी थी, उनसे इनकी झड़प हो जाती है। झड़प होने में जो दोनों गुट थे, पुलिस और ये जो आंदोलनकारी थे, दोनों में बाप का पथराव हुआ और स्थिति ये बन गई कि पुलिस वाले कम थे और जो हमारे आंदोलनकारी थे वो बहुत ज्यादा थे। इन्होंने कुछ पुलिस वालों को पकड़ लिया, कुछ को मार दिया और फिर थाने में जो आपकी चौकी थी उसमें आग लगा दी। यानी कि कुल मिला के ये आंदोलन आपका हिंसात्मक हो गया था। अब गांधी जी को लगा कि जो स्थिति पैदा हुई है, जिस विचारधारा के साथ में आंदोलन को लेकर चल रहा हूं, अगर इस विचारधारा पे हम कामयाब नहीं रहे तो हम लोगों को आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी ने देखा कि जब ये पूरे आंदोलन का स्वरूप ही आपका बदल गया है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। अब जब एक इतना विश्व व्यापक आंदोलन जो पूरे भारत में चल रहा था, जिसकी विश्व में भी आपकी चर्चा हो रही थी, आपके बड़े बड़े पत्र, आपके बड़े बड़े समाचार पत्र इस आंदोलन के विषय में लिख रहे थे, तो महात्मा गांधी ने क्या काम करा कि महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। और वापस लेते ही, तो जैसे आंदोलन आपका वापस हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है, इसके कारण क्या हो गया, वो आपके बहुत विचलित हो गए कि हमने एक वहां इतने बड़े व्यापक रूप की स्थिति में हम लोगों ने क्या आपका शुरू करा, और इस आंदोलन को इन्होंने जब आपका प्रारंभ किया था, तो लोगों से कहा था, उम्मीद की थी कि आप लोग क्या करें, सरकारी जो काम है आप उसमें क्या करें, असहयोग करें, और उसी नीति का आप लोग क्या करें, अपना पालन करें बच्चों। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी वापस लेते हैं आंदोलन को, तो वापस लेने के बाद क्या होता है बच्चों, उनकी बहुत बड़े स्तर पर आपकी निंदा करी जाती है, क्योंकि लाखों बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, ना जाने कितने जो आपके मास्टर थे वो स्कूलों को छोड़ चुके थे, वकील अदालतों को छोड़ चुके थे, डॉक्टर जो है अस्पतालों को छोड़ चुके थे, और ना जाने कितने कर्मचारियों ने उसमें हिस्सा लिया था। अब जिन लोगों ने आपका हिस्सा लिया, वो लोग जब उन्होंने छोड़ा तो वापस उनको जॉब पर नहीं रखा गया। आंदोलन खत्म हो गया, वापस जाना चाहे तो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, वकील जो थे अपनी वकालत नहीं कर पाए, बहुत सारी समस्या पैदा होगी। मजदूर जो काम कर रहे थे ब्रिटिशरों के यहाँ, वो अपने काम पर नहीं जा पाए, जिसके कारण महात्मा गांधी को बहुत बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, और बहुत बड़ी जो आलोचना थी वो उनको सुननी पड़ी। क्लियर है? और इसी के साथ क्या होता है, वो वापस लेते हैं। अगर आप इस
इस पूरे आंदोलन के अंतर्गत अगर आप महात्मा गांधी के पक्ष को देखें तो महात्मा गांधी का पक्ष ये था कि इस आंदोलन को मैं वापस केवल इसलिए ले रहा हूं कि यह आंदोलन अपने मार्ग से भटक गया है। हम लोग अहिंसा का मार्ग पर चल रहे थे, ये आंदोलन आपका हिंसा पर उतर आया। मैं नहीं चाहता कि मेरे आंदोलन की वजह से किसी व्यक्ति की जान जाए या कोई ऐसी हिंसक आप गतिविधि हो, क्योंकि वो जलियांवाला बाग जैसा दूसरा नरसंहार आपका देखना नहीं चाहते थे। कुछ इन सब कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस लिया था, जिनकी बहुत निंदा भी हुई। चलिए, उसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा, जो अवज्ञा की ओर ये लोग आपका बढ़ते हैं। ठीक, महात्मा गांधी क्या करते हैं, आपका फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिए। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपका इसके अंतर्गत है। क्या कि जो आंदोलन है वो क्या हो रहा है बच्चों, हिंसक होता जा रहा है। ठीक, और सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, यानी कि जो लोग आपके सत्याग्रही हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। वे 1919 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत गठित कई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की आपकी वकालत करना और यह सीखना कि यह भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। अब देखिए, जैसे ही गांधी जी ने अपना आंदोलन को आपका वापस लिया तो बहुत सारे नेताओं का ये विचार था कि अब हम क्या करेंगे कि हम विधानसभा के अंदर आपका जाएंगे चुनकर, और हम लोग क्या करेंगे, वहीं ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे और हम कहेंगे कि आप किस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसको देखने के लिए उन्होंने, ये लोग, कुछ लोग जुड़ गए और इसमें मोतीलाल जो था, ये आपके CR दास, आपके जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, ये सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने आपका परिषद में जाने का आपका फैसला लिया और कांग्रेस के अंदर एक पार्टी बनाई आपका, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाते हुए थे। अब ये लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय यंग थे, सुभाष चंद्र बोस भी जवान थे, ये लोग आपका प्रेशर कर रहे हैं, आंदोलन को बढ़ाने के लोगों पर दबाव डाल रहे हैं कि क्या हो, ये कि ये जो आंदोलन हो और बढ़े और हम लोगों को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। इस तरह का जो आपका प्रेशर है ये लोग कर रहे थे। आंतरिक बहस व सहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की गिरती मांग और निर्यात कम होने लगा तो वहाँ किसानों की उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। 1930 में ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। बच्चों देखिए किस प्रकार से जब आपकी विश्वव्यापक जब आपकी मंदी खड़ी हुई तो उस विश्वव्यापक मंदी के खड़े होने के साथ जो कृषि आपकी चीजें थी, जो उनकी कीमत थी, वो उनमें गिरावट आई। चीज जितनी बिकनी चाहिए थी वो उतनी नहीं बिक पाई और बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपके क्या हो गई, पैदा होने लगी। और समस्या पैदा होने से क्या हुआ कि जिन चीजों का वहाँ किसान जिनको बेचकर अपना लगान चुकाते थे या फिर जिनकी उनको आपको जरूरत थी पैसे की, वो काम करते थे, तो वो सारे काम क्या हो गए, उथल पुथल होने लगे। क्योंकि जिस पर आपका टिका हो आपका पूरा बेस ही खराब हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन ने नई
टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के आपके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने को कहा था और उसके बारे में सुझाव देने लगे कि इस आयोग में एक भी सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। देखिए, साइमन कमीशन का गठन होता है बच्चों, ठीक, और ये क्या था, एक वैधानिक आपका क्या था, आयोग था, ठीक है, ध्यान दीजिए, वैधानिक आयोग था। और क्यों विरोध कर रहे थे इसमें? क्योंकि इसमें जितने भी आपके मेंबर थे सारे क्या थे, अंग्रेज थे, कोई भी आपका मेंबर भारतीय नहीं था। इस कारण से क्या हो रहा था, इसका आपका विरोध हो रहा था। और क्या था, इस आयोग को भारत में संविधान व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। देखिए, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा दिए। यानी कि जैसे साइमन कमीशन भारत आया तो 1928 में जैसे साइमन कमीशन पहुंचता है तो लोगों ने बाप का नारा दिया, गो बैक टू साइमन, साइमन गो बैक। तो इस तरह के नारे लगने लगे। और हम जानते हैं कि इस तरह नारे लगने का एक कारण था क्योंकि साइमन कमीशन के अंतर्गत कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ये भारतीयों का विद्रोह का जो विरोध है उसका कारण था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों के प्रदर्शनों का हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड रिपिन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेज का गोलमेल सा ऐलान कर दिया। अब देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध होने लगा तो लॉर्ड इरविन आपके सिविल सेवक थे उस समय, वायसराय थे भारत के। इन्होंने क्या काम करा, इसको निपटाने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग डोमिनियन स्टेट देंगे, ठीक, क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट। और उसके लिए उन्होंने आपका बोल दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल मेज आपका सम्मेलन करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें देखेंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय आपकी सीमा नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या होगा, जो भविष्य में हम लोग आपका संविधान निर्माण करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम ऐसी बातें रखेंगे। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक आपका तेवर दिखाने लगा और उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ने डोमिनियन स्टेट के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। अब देखिए, जो आपके उदारवादी नेता थे और जो आपके मध्य वर्गीय नेता थे वो बोल रहे थे कि चलो डोमिनेंट जो स्टेट है आप उसको ही एक्सेप्ट कर लो, वो ठीक है। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता आपका जा रहा था बच्चों। कौन से खेमे का, जो आपके उदारवादी नेता थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। कौन सी मांग बच्चों, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को तय किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा और यही हमने घोषित कर लिया कि हम 26 जनवरी आपको 1930 को हम क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखिए, हम अपना स्वतंत्रता दिवस वैसे तो 15 अगस्त जो है बच्चों 1947 को हम लोग आजाद हुए और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यही कारण है कि हम लोग 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर आपका अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण आपके स्वराज की मांग की थी, 26 जनवरी 1930 को ही हम लोग क्या मनाने लगे थे, अपना स्वतंत्रता आपका दिवस बनाने लगे थे। इसलिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सुकता की ओर बहुत कम ही लोग ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता की इस अमूर्त विचार की रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता आपका ढूंढना था। अब क्या करना था कि महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था, क्योंकि आप समझिए, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन आपका वापस हुआ,
असहयोग के वापस की बाद जो आपका विरोध हुआ, जो कांग्रेस में आपसी फूट पड़ा, एक गुट ऐसा था जो आपकी विधानसभाओं में जाकर अंग्रेजी नीतियों का विचार करना आलोचना करना चाहता था। दूसरा ऐसा था जो इस चीज को मना करता था। अब गुट के अंदर गुट बन गए और बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि जब आपका सामीन कमीशन आ गया है, उसमें सामीन कमीशन का भी आपका विरोध किया गया। फिर उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आपका ऑप्शन रखा कि हम लोग डोमिनेंट आपका स्टेट देंगे और आपका इस तरह से हम लोग अपना शासन चलाएंगे। तो जो आपके उदारवादी नेता थे और जो आपके मध्यवर्गीय नेता थे, वो लोग तो इसके समर्थन में आ गए, जबकि उग्रवादी और जो आपका युवा था, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम लोगों को आपका स्वराज चाहिए। स्वयं मतलब स्वयं का, राज मतलब हमारा राज, हमारा खुद का राज चाहिए, हम लोग डोमिनेंट स्टेट पर आपका नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी के सामने विकट समस्या हो गई कि अब वो आपका किस प्रकार से अपना शासन चलाएं, नीति चलाएं, कैसे करें। अब देखते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट रखने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया महात्मा गांधी को कि अगर आप चाहते हैं कि देश एकजुट रहे तो उसको आपका शक्तिशाली करने के लिए क्या करा, एकजुट दिखाई दिया। 31 मार्च 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य आपकी मांगे थी, जबकि कुछ उद्योगों को लेकर और लेकर किसानों तथा विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। देखिए 11 सूत्री मांग रखते हैं कौन, आपका महात्मा गांधी। ठीक, इन 11 सूत्री आपकी मांगों में था, कुछ मांग आपकी सामान्य थी, कुछ आपको उद्योगपति, कुछ किसान, कुछ जो आपके विभिन्न जो आपके तबके थे, आपको उन लोगों से जुड़ी थी। गांधी जी ने इन आपके मांगों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। महात्मा गांधी क्या चाह रहे थे कि हम समाज का जो अन्य वर्ग है हम उसको अपने साथ जोड़ लें, ताकि सभी के लिए अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। और देखिए इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपका महात्मा गांधी ने कहा जो नमक पर जो टैक्स लग रहा है, जो नमक पर कर लग रहा है, उस कर को समाप्त किया जाए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी हिस्सेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि नमक पर जो है आपका कर नहीं लगना चाहिए। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी कि आपका चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार न थे, फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्व स्तरीय वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर की दूर डांडी नामक गुजराती तट महाकशी में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करेंगे, यानी कि अंग्रेजों का कहना ना माने। अवज्ञा का मतलब है कि आप शांतिपूर्ण कहिए कि हम ये आपका काम नहीं करेंगे। अवज्ञा मतलब होता है किसी की बात को ना मानना। ठीक, क्लियर है। उन्हें समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का क्या था बच्चों, उल्लंघन था। ठीक, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इसके बारे में लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को
तोड़ दिया और सरकारी नमक कारखानों के सामने आपका प्रदर्शन किया। आंदोलन फैलते समय विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। आपके शराब की दुकान की पेंटिंग होने लगी। वहाँ किसानों ने लगान और चौकीदारी से आपका चुकाने से मना कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे स्थानों पर जंगल में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशी चराने के लिए आश्रित वनों में घुसने लगे। यानी कि इस तरह आपका आंदोलन जो था आपका शुरू होने लगा। देखिए, ये उस समय का एक छाया चित्र है जो हमको बड़ा अद्भुत लगता है। इसको देखिए। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंतर्गत आज इतना ही, क्योंकि हमारा समय जो है आपका समाप्त हो रहा है। हमने आपका सभी ने अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा और उसी के साथ दांडी मार्च यात्रा में जो असहयोग आंदोलन हम लोग उससे पहले देख रहे थे, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की आपका किस प्रकार आपका पृष्ठभूमि बन रही है, आप उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। बाकी शेष हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।